बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं। ये तीन तरह की अमेंडमेंट्स हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में लाहौर हाई कोर्ट की कमेटी थी, उन्होंने अमेंडमेंट की हैं। और दो अमेंडमेंट्स की हैं पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। एक पहली अमेंडमेंट जो है ये 20 मार्च 2018 को आई है। सेक्शंस में सेक्शन जो पोर्शन है सीपीसी का, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है, जबकि रूल्स एंड ऑर्डर्स वाला पोर्शन है उसमें हाई कोर्ट्स भी अमेंडमेंट कर सकती हैं उस प्रोविंस की। अब 18वीं तरमीम में ये इख्तियार सूबों को भी दे दिया गया है कि वो फेडरल स्टैट्यूट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ इख्तियार जो था फेडरल स्टैट्यूट को अमेंड करने का वो नेशनल असम्बली और सेनेट को था, और प्रोविंशियल स्टैट्यूट जो होते थे उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अमेंड करती थी। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फेडरल स्टैट्यूट को भी अमेंड कर सकती है। 18वीं तरमीम में ये इख्तियार दिया गया है। तो इसलिए अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने सीपीसी सेक्शन पोर्शन जो है उसमें अमेंडमेंट्स की हैं। ये पढ़ते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये इस अमेंडमेंट एक्ट का नाम था। एन एक्ट फर्दर टू अमेंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इट इज नेसेसरी further to amend the code of civil procedure 1908 for purposes of updating certain provisions of the code, कि कुछ प्रोविजंस को अपडेट करने के लिए सीपीसी की ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। बी इट इनेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 2018। हर एक्ट का कोई ना कोई टाइटल होता है, शॉर्ट टाइटल। किसी भी इनेक्टमेंट को उठा के देख लेंगे, आमतौर पर सेक्शन 1 जो उसमें होता है वो उस शॉर्ट टाइटल को बताते हैं कि इस एक्ट का नाम, इस एक्ट को नाम क्या दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी इन्फोर्सेबिलिटी भी आती है कि ये इन्फोर्स कब होगा और किस एरिया में होगा। अगर वो प्रोविंशियल लॉ है तो उस प्रोविंस की हद तक होगा, अगर फेडरल है तो पूरे पाकिस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सेकंड है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि जैसे ही ये पब्लिश होगा गजट में उसी दिन से ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमेंडमेंट इन सेक्शन 3 ऑफ एक्ट ऑफ 1908, सेक्शन 3 में अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 3 की अमेंडमेंट ये रिसेंटली कंपैरिजन कर लेते हैं। इसमें ये है सेक्शन 3, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। फॉर द purposes of this court, the district court is subordinate to the high court and every civil court to a grade inferior to that of a district court and every court of small claims and minor offences। ये amendment की गई है जो ब्रैकेट में है। is subordinate to the high court and district court, कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगी वो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट होगी, और हर सिविल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट होगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी सबऑर्डिनेट होगी। सिविल कोर्ट की यानी कि दो सबऑर्डिनेशंस हैं, एक हाई कोर्ट की और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। आगे इसमें चलते हैं। अब एक्ट में जो अमेंडमेंट की हुई है ये 3 हो गया। अब 3 में ये वर्ड ये पहले बताते हैं जो वर्ड रिप्लेस करने अमेंडमेंट। ये वर्ड जो थे पहले, कोर्ट ऑफ स्मॉल काजेस, इसको ओमिट कर दिया है और इनकी जगह कौन से वर्ड रिप्लेस किए हैं, अमेंड किए हैं, ये कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस, ये ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट है 3 इसमें कि सेक्शन 7 जो है वो ओमिट कर दिया इन्होंने। सेक्शन 7 इसमें देखते हैं तो ये ओमिट है। प्रोविंशियल ये भी ओमिट हो गया। सेक्शन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का ये था, इसको अगर देखें तो ये है, इसमें सेक्शन 7 जो है वो ओमिट हो गया है। अभी अमेंडमेंट जो नई आई है अगर उसको देखें तो नेक्स्ट है 4 अमेंडमेंट इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 में भी अमेंडमेंट की है। इन द एक्ट इन सेक्शन 9 आफ्टर द वर्ड्स इम्प्लाइडली बार्ड, ये बिल्कुल एंड में है इम्प्लाइडली बार्ड, अब उसकी जगह आगे ऐड कर दिए हैं वर्ड, और फॉर विच ए जनरल और ए स्पेशल लॉ इज इन फोर्स,
कि उसकी जगह अगर कोई स्पेशल लॉ या जनरल लॉ भी है, वो अगर उस सूट को बार करता है तो वो भी होगा। यानी कि पहले जो वर्ड हम यूज़ करते थे कि सिविल कोर्ट हैज़ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, अब उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने कि अगर कोई जनरल और स्पेशल लॉ उसको बार करता है तो फिर भी वो सूट बार समझा जाएगा, अल्टीमेट जुरिसडिक्शन अब सिविल कोर्ट की नहीं रहेगी। ये प्रेजेंट इस सिचुएशन में देखा जाए तो सेक्शन 9 है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, the courts shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature expecting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। यहाँ तक पहले था, अब इसमें ये पंजाब अमेंडमेंट आई है जो 20 मार्च 2018 को आई है, और फॉर विच ए जनरल और ए स्पेशल लॉ इज इन फोर्स, ये उसमें अमेंडमेंट हो गई, ये मुकम्मल सेक्शन इसमें दिया गया है। अब ये नेक्स्ट इसमें है 5 में अमेंडमेंट इन सेक्शन 12। सेक्शन 12 में भी अमेंडमेंट कर दिया है, उसमें पहले उसकी 2 क्लासेस थी, अब उसकी तीसरी क्लास भी ऐड कर दी है। इन द एक्ट इन सेक्शन 12 आफ्टर सब सेक्शन 2 द फॉलोइंग न्यू सब सेक्शन 3 शैल बी एडेड, कि सब सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन 3 ऐड किया जाएगा। ये सेक्शन 12 इसमें हम देखते हैं, तो इसमें जो है ये ऐड किया गया, ये क्लास 3 ऐड की गई है, ये क्लास 3 अब ऐड की गई है। फॉर पर्पसेज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 द कोर्ट में in the interest of expeditious disposal apply such fair procedure as the circumstances of the case warrant and shall, unless for reasons to be recorded, it directs otherwise order for any fact to be proved or disproved by affidavit। अब इसमें शॉर्ट कर दिया है, पहले एविडेंस आती थी, रेगुलर प्रोसीडिंग होता था, शुरू में ये डिग्री को चैलेंज करने के लिए दावा किया जाता था, तो उसके बाद अमेंडमेंट आई तो कि ये दावा नहीं होगा चूंकि उसकी लेंथी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके लिए अमेंडमेंट जो डिग्री को चैलेंज करना है फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पे, वो 12(2) की एप्लीकेशन आएगी। लेकिन 12(2) भी फिर मिस यूज हो गई, वो भी रेगुलर प्रोसीडिंग, उसी तरह समनिंग इशू फ्रेम होते हैं, एविडेंस आती है, वो भी एक दावे की शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब उसको मजीद करटेल करने के लिए इन्होंने सब सेक्शन 3 ऐड कर दिया है कि पार्टीज अपनी एविडेंस जो है किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए एफिडेविट दे सकते हैं। यानी कि आप इशू फ्रेम होंगे, प्लेंटिफ भी एफिडेविट दे देगा, उस पर एविडेंस हो जाएगी, या उसी को एविडेंस तस्वर किया जाएगा, और जो डिफेंडेंट है सॉरी रिस्पोंडेंट है वो अपनी फैक्ट को प्रूव करने के लिए अपना एफिडेविट दे देगा। इनकी एफिडेविट की शहादत भी इसमें है। पहले आमतौर पर वो फैमिली सूट में होती थी, सिविल सूट्स में नहीं होती थी, अब उन्होंने सिविल सूट में भी ऐड कर दिया ताकि प्रोसीडिंग को कर्टेल किया जा सके। तो ये सब सेक्शन 3 उसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट इसमें है अमेंडमेंट इन सेक्शन 24 इन द एक्ट इन सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 शैल बी ओमिटेड। सेक्शन 24 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। पहले सीपीसी का सेक्शन 24 में क्लास 4 जो थी उसको अब ओमिट कर दिया गया है, ये क्लास 4 ओमिट हो गई, ये वाली ये ओमिट हो गई, ये इस अमेंडमेंट के जरिए ओमिट हुई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं amendment in section 30 of act 1908 in the act in section 30 for class C the following shall be substituted। class C जो है उसको substitute कर दिया इन्होंने सेक्शन 30 की सीपीसी की, order any fact to be proved or disproved by affidavit। ये भी उसी तरह की एफिडेविट के जरिए भी प्रूव किया जा सकता है कोई भी फैक्ट। सिविल में भी अब एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए, उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए अब ये सारी चीज़ें हैं बनाई गई हैं जल्दी उसको, ताकि कर्टेल की जा सके डिले। ये सी इसमें ऐड किया गया है, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय एफिडेविट। एफिडेविट के जरिए भी कोई भी प्रूव किया जा सकता है फैक्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 33 में अमेंडमेंट की गई है, इन द एक्ट फॉर सेक्शन 33 द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। पूरा का पूरा सेक्शन 33 जो है वो अमेंड कर दिया गया है। डिक्री जजमेंट एंड डिक्री द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट मैक्सिमम विद इन 15 days एंड ऑन सच जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो साइमल्टेनियसली।
कि कोर्ट जो है आर्ग्यूमेंट्स फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फौरन ही 15 दिन के अंदर अंदर फैसला कर देगी। पहले तो ये होता था कि बहस सुनी, फिर हुक्म के लिए लगा दी, फिर मजीद बहस के लिए या कानूनी नज़ायर पेश करने के लिए कानूनी हवाला जात रेफरेंस केस जजमेंट्स वगैरह केस ला। तो अब वो उनको कर्टेल कर दिया गया है कि जैसे ही फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं 15 दिन के अंदर फैसला कर दिया जाएगा। ये इसमें देखते हैं। और 33 सेक्शन ये है, ये अमेंडमेंट हो गया जजमेंट एंड डिग्री वाला कि 15 दिन के अंदर ये इसका फैसला कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है अमेंडमेंट 35 सेक्शन है, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। In the Act, in Section 35 for subsection 1, the following shall be substituted. Subsection 1, Section 35 का substitute कर दिया गया है। Subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law for the time being in force, the costs of an incident to all suits and other proceedings in the suit, including execution proceedings, shall follow the event. Cost जो है वो event को follow करेंगे। And the court shall have full power to determine by whom or out of which property and to what extent such costs are to be paid। और कोर्ट डिटरमिन कर देंगी कि ये कॉस्ट किस में देनी है और किसको देनी है। And to give all necessary directions for the purpose aforesaid। और ये कॉस्ट कैसे पे की जाएंगी इसके लिए भी कोर्ट उसमें मेंशन कर देगी अपनी जजमेंट में ही तरीकाकार। 1A, the fact that the court has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to exercising the powers under subsection 1। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट को jurisdiction भी नहीं है लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो कास्ट कर सकती है, पार्टी को प्लेंटिफ को कास्ट कर सकती है कि आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है ये फ्रीवलस सूट फाइल करके इंस्टीट्यूट करके। तो ये जो है 35 में ये अमेंडमेंट अब आई है 35 सीपीसी में। ये कॉस्ट वाले में इसमें ये 1 जो है वो रिप्लेस हुआ है और 1A ऐड हो गया है, बाकी 2 और 3 उसी तरह पहले की तरह है। और 35A भी इसमें अमेंड हुआ है। इसमें क्या अमेंडमेंट आई है ये देखते हैं। ये 35A इन द एक्ट इन सेक्शन 35 इन सबसेक्शन 2A फॉर द वर्ड्स 25,000, यहाँ पे 25,000 तक पहले कास्ट कोट कर सकती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। द वर्ड्स 100,000 shall be substituted कि क्लास ए में जो है ये वर्ड 25,000 जहाँ पे आता है उसको 1,000 कर दिया है और फर्स्ट प्रोवाइजो shall be omitted and in the second proviso the expression further shall be omitted। तो इसमें जो है वो वर्ड 25,000 जो कास्ट है उसको कर दिया गया है 1 लाख और उसमें फर्स्ट प्रोवाइजो ये जो है फर्स्ट प्रोवाइजो था ये उमिट कर दिया गया है और सेकंड प्रोवाइजो में से वर्ड जो फर्दर था वो भी उमिट कर दिया गया है। और इसमें देखें तो इसमें 25,000 की जगह 100,000 यानी कि 1 लाख जो है वो कर दी गई है, उसमें कॉस्ट कर दी गई है ये कि 100,000 ये है 100,000 ये कॉस्ट बढ़ा दी गई है। अब सेक्शन 35 में भी अमेंडमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 44A। सेक्शन 44A भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी से रिलेटेड है कि किसी और टेरिटरी की जो जजमेंट्स डिक्रीज हैं उनकी भी एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो सकती है। इतना कोई खास रेलेवेंट नहीं है, ना ही इसकी कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है अमेंडमेंट इन सेक्शन 91 में भी अमेंडमेंट किया है। वहाँ पे ये था कि पहले एडवोकेट जनरल से परमिशन लेके सूट फाइल करना पड़ता था जो न्यूसेंस से रिलेटेड होता था या जिसमें जो है वो पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड होता था। अब उन दोनों को अमेंड कर दिया। अब कोर्ट की परमिशन से वो दावा दायर किया जाएगा और उसमें एडवोकेट जनरल की परमिशन नेसेसरी नहीं है। In the Act in Section 91 in subsection 1 for the expression having obtained the consent in writing of the Advocate General, ये words जो हैं ये inverted commas में जो है the expression with the leave of the court ये ऐड कर दिए गए हैं कि कोर्ट लीव देगी तो फिर वो इंस्टीट्यूट हो सकता है। इसी तरह 92 में भी है कि
in the act of section 92 in subsection 1 for the expression and having obtained the consent in writing of the Advocate General, the expression with the leave of the court shall be substituted. ये सब्सटीट्यूट हो गए हैं दोनों वर्ड. एडवोकेट जनरल की परमिशन की जरूरत नहीं है, कोर्ट से लीव लेंगे, परमिशन लेंगे, कोई भी दावा आपने फाइल करना है तो. फॉर सबसेक्शन 2 द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड. सबसेक्शन 2 जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है 92 सेक्शन का. No suit claiming any of the reliefs specified in subsection 1 shall be instituted in respect of any such trust as is therein referred to, except in conformity with the provisions of that subsection. कि ट्रस्ट से रिलेटेड भी कोई सूट दायर नहीं किया जाएगा, रिलीफ नहीं मांगा जाएगा जब तक कि वो उस सेक्शन से कंफर्मिटी उससे ना रखता हो. आगे है 14 में ये 95 है. 95 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी सारा का सारा सब्सटीट्यूट कर दिया गया है. ये आम तौर पर स्टूडेंट्स भी और लॉयर्स भी इस पे तवज्जो नहीं देते. ये बहुत अहम सेक्शन है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए. सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट एंड इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड. कि आप स्टे ले लेते हैं, स्टे चलता रहता है और उसको चाहे नुकसान भी हो रहा है डिफेंडेंट को, तो वो कोई उसको कंपनसेशन नहीं मिलती क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसकी एप्लीकेशन नहीं आती. सेक्शन 95 को सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो काफ़ी सारा मिसयूज इंटरम स्टे लेने के बाद जो करते हैं प्लेंटिफ, वो रोका जा सकता है. देखें 1 इसका है सब सेक्शन या क्लास क्या लें. Where in any suit in which an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction is granted under the last preceding section 94, यानी कि 90 जो हम स्टे वगैरह करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, अरेस्ट करते हैं, सेक्शन 94 के तहत करते हैं. अगर कोई पूछे कि स्टे आप कौन सी प्रोविजन के तहत कोर्ट स्टे देती है, तो आमतौर पर ख्याल जाता है कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2. वो नहीं है. 94 के तहत, सेक्शन 94 के तहत स्टे जारी करती है, इंजंक्शन जारी करती है, टेम्परेरी इंजंक्शन जो होता है कोर्ट. अब ये कहते हैं कि इन 94 में जो प्रीसीडिंग सेक्शन 94 में जो इंजंक्शन लिया गया है, अगर वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे है तो क्या होगा, या आगे ये कंप्लीट कर रहे हैं, अरेस्ट हो, अटैचमेंट हो, ये सारी चीजें. दोबारा इसको देखते हैं. वेयर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज बीन इफेक्टेड और ए टेम्परेरी इंजंक्शन इज granted under the last preceding section, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for insufficient ground. कि अगर कोई भी दावे में अरेस्ट होती है, अटैचमेंट होती है या टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया जाता है और बाद में पता चलता है कोर्ट को कि ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पे था, ये तो मुद्दई ने धोखे देही से ये हासिल किया है. बी देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग दी एप्लीकेशन. और कोई रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड नहीं थी उस स्टे की, उस अटैचमेंट की या उस अरेस्ट की. फिर क्या होगा, द कोर्ट में, अब कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है, कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, कि कोर्ट खुद भी कर सकती है या अग्रीव्ड पार्टी जिसके खिलाफ वो अरेस्ट हुई है या अटैचमेंट हुई है या टेम्परेरी इंजंक्शन जारी हुआ है, वो एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट को. अवार्ड सच प्यूनिटिव कंपनसेशन एज इट डीम्स रीजनेबल टू द अग्रीव्ड पार्टी फॉर द एक्सपेंस एंड इंजरी काज टू हिम, कि उसको जो इंजरी हुई है अग्रीव्ड पार्टी को, उसके लिए कंपनसेशन वो क्लेम कर सकती है डिफेंडेंट की, यानी कि चूंकि डिफेंडेंट की अरेस्ट होनी है, प्लेंटिफ की तो नहीं होनी, या डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी अटैच होनी है या डिफेंडेंट के खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन इशू होना है, तो ये डिफेंडेंट की को ये रेमेडी दी गई है सेक्शन 95 सीपीसी में कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है जो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे या अनरीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड पे कोई भी स्टे टेम्परेरी इंजंक्शन जारी हुआ हो या अरेस्ट हुई हो या अटैचमेंट हुई हो. 2. In addition to the compensation awardable under subsection 1, the court may also make an order directing the party at fault to deposit such amount in the public exchequer as the court deems just, as penalty for the abusing the process of the law and wasting the time of the court. अब ये कोर्ट कहती है कि इस ना सिर्फ उसको कंपनसेट करना है जिसके अग्रीव पार्टी जो है, बल्कि
कोर्ट जो है वो जुर्माना भी कर सकती है प्लेंटिफ को, और वो जुर्माना होगा सरकारी खजाने में, पब्लिक एक्सचेकर में जमा होगा। जितना भी चाहे कोर्ट वो पेनल्टी भी उस पर डाल सकती है साथ, कि कोर्ट का टाइम उसने वेस्ट किया है और प्रोसेस को अब्यूज किया है, लॉ के प्रोसेस को अब्यूज किया प्लेंटिफ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट और मजे का सेक्शन है ये। 3. An order under this section shall bar any suit for compensation in respect of such arrest, attachment or injunction। क्योंकि इसमें कंपनसेशन वो दे दी जाएगी, तो फर्दर जो है वो डिपेंडेंट कोई कंपनसेशन का सूट नहीं कर सकेगा कि उसकी जो अरेस्ट हुई है या अटैचमेंट हुई है या इंजंक्शन जो जारी हुआ था वो गलत हुआ है। ये भी अलहदा हर्जाने के दावे करने की जरूरत ही नहीं है उसको, अगर इसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए सेक्शन 95 सीपीसी को। तो amendment in section 97, in the act in section 97 the words passed after the commencement of this act shall be omitted। ये वर्ड जो हैं ये ओमिट कर दिए गए हैं सेक्शन 97 में। आगे है 102 में, इन द एक्ट फॉर सेक्शन 102 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ये 102 में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया पूरा का पूरा सेक्शन 102। नो सेकंड अपील इन सर्टन केसेस के RFA रेगुलर सेकंड अपील नहीं लाई करेगी इन केसेस में। नो सेकंड अपील शैल लाई इन any suit when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed rupees 25 million। कि जब 2.5 करोड़ तक जो उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं है तो RFA नहीं होगी, अगर इससे ज्यादा है तो फिर होगी। 25 मिलियन यानी कि 10 ये हो गया, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, तो ये 2.5 करोड़ बन जाते हैं। 2.5 करोड़ तक की सेकंड अपील नहीं होगी। नेक्स्ट है 104 में अमेंडमेंट की गई है, इन द एक्ट इन सेक्शन 104 आफ्टर क्लास FF, डबल F क्लास जो है उसके बाद ट्रिपल F क्लास ऐड कर दी गई है। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट ए सूट, ये ऐड कर दिया जाएगा। 91 और 92 जो सेक्शन है इसके अगर उसकी रिफ्यूज करते हैं, कोर्ट रिफ्यूज करती है, लीव नहीं देती, तो वो भी अब उसमें आएगी अपील वाले सेक्शन 104 जो है। 104 सेक्शन जो है वो डील करता है ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, कि कौन कौन से ऑर्डर्स के खिलाफ अपील लाई करेगी। तो इसमें ये ट्रिपल F ऐड किया गया है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट ए सूट, कि जहाँ पे वो पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन देते हैं लीव लेने के लिए कोर्ट की, कि हम दावा करना चाहते हैं, वो कोर्ट लीव रिफ्यूज कर देती है, तो उसकी भी वो अपीलेबल ऑर्डर होगा और उसकी अपील लाई करेगी 104 के तहत। नेक्स्ट इसमें है 114, ये रिव्यू से रिलेटेड है। इन द एक्ट इन सेक्शन 114 फॉर सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, कि सब सेक्शन 1 जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 114 सेक्शन जो है उसका। सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, कि अगर कोई भी अपने आप को अग्रीव्ड करता है तो वो रिव्यू फाइल कर सकता है, अपने आप को अग्रीव्ड समझता है तो। और उसकी वन क्लास है, ए क्लास है, बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, कि अपील अलाउ थी, सीपीसी ने उस ऑर्डर के खिलाफ अपील अलाउ की हुई थी लेकिन उसने अपील दायर नहीं की, वो रिव्यू करना चाहता है। बी है उसका, बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, कि अगर उसके खिलाफ अपील नहीं, आमतौर पर जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर अपील नहीं होती तो रिवीजन की जाती है, और ये रिवीजन और अपील दोनों हायर फोरम में किए जाते हैं, जबकि रिव्यू सेम कोर्ट कर सकती है। तो कहते हैं ये बी में कि अगर उसकी अपील नहीं लाई करती तो भी वो रिव्यू एप्लीकेशन दे सकता है। मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट विच पास्ड द डिक्री or made the order and the court may make such order thereon as it thinks fit, और कोर्ट जो है वो मुनासिब ऑर्डर करेगी जो वो मुनासिब समझती है इस रिव्यू पे। आगे ये 115 जो है ये रिवीजन से डील करता है। इन द एक्ट द सेक्शन 115 क्लास ए है इसकी, इन सब सेक्शन 1 फॉर द सेकंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये सेकंड प्रोवाइजो को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टू ए पर्सन विद इन 3 days ऑफ द डिसीजन,
कि कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसने फैसला किया है वो 3 दिन के अंदर अंदर कॉपी उसको दे देगी, अग्रीव्ड पार्टी जो है जो रिवीजन करना चाहती है। एंड द हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स, हाई कोर्ट जो है इसको 6 मंथ के अंदर डिस्पोज ऑफ करेगी। आफ्टर सबसेक्शन 4 द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन 5 शैल बी इंसर्टेड, और सबसेक्शन 4 के बाद जो है ये सबसेक्शन 5 ऐड किया गया है। नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शैल बी entertained by the High Court against an order passed by the District Court under Section 104। ये जो अपीलेबल ऑर्डर थे इसमें अगर कोई भी ऑर्डर किया है तो इसकी रिवीजन हाई कोर्ट में नहीं लाई करेगी, जो 104 में ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, कि इसकी रिवीजन नहीं लाई करेगी। नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट की है 151 में। सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर को डिलीट करता है सीपीसी का। इन द एक्ट इन सेक्शन 151 आफ्टर द वर्ड कोर्ट अकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि फर्स्ट टाइम जब कोर्ट का वर्ड आया है उसके साथ ये ऐड हो जाएगा अब द एक्सप्रेशन टू बी एक्सरसाइज आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग शैल बी इंसर्टेड, कि ये वर्ड जो है ये सेंटेंस जो है ये उसमें ऐड कर दिया जाएगा। 151 देखते हैं, सेक्शन 151। ये सेक्शन 151 है, तो इसमें ये वर्ड ऐड हुआ है, ये कोर्ट के बाद टू बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, ये वर्ड जो है ये ऐड हो गया है सीपीसी में। नेक्स्ट इसमें 151 के बाद ये अमेंडमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये 151 तक ये अमेंडमेंट्स थी, 20 के करीब इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं 20 मार्च 2018 को। इसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट्स उनकी आई हैं। पहले इन्होंने 2018 में ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसके बाद फिर उसी ऑर्डिनेंस को इन्होंने 21 अगस्त 2020 को एक्ट बना दिया है। वो हम दूसरे पार्ट में उसको स्टडी करेंगे।